बिहार में सर्वे के मुताबिक बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है, 20 से 24 सीट की स्थिति में है। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर 15 से 19 की स्थिति आ, लेकिन जेडीयू को जबरदस्त घाटा 0 से 2 की स्थिति में आ रही है। लेकिन जो हमने अभी तक अलग अलग जातियों के भी समीकरण दिखलाए हैं, सुधांशु जी, एक बड़ा सीधा सवाल हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी आकर खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है और तमाम राजनीतिक दल, यानी एक वोट बैंक को अपने साथ लेने, अगर वोट बैंक के लिहाज से इस चुनाव को देख रहे हैं तो हर कोई अपने साथ जिस तबके को लेना चाहता है उसमें बिल्कुल दूसरे हिस्से में अकेले बीजेपी खड़ी है और बीजेपी को इसी का सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। क्या यही एक स्थिति है? देखिए, जब भी हम वोट बैंक के नजरिए से राजनीति करते हैं, परंतु आपके सर्वे में अभी भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में जो प्रतिनिधित्व दलों का प्रोजेक्टेड दिखाया गया है, उसमें एक बात सब में कॉमन है कि सभी वर्गों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसको बढ़त मिल रही है। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के भी अगड़े और पिछड़े दोनों वर्गों में कितनी भी सही, थोड़ी ज्यादा जितनी भी है, हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति के केंद्र में, बिहार के संदर्भ में कहें तो अब बिहार की राजनीति जो श्री लालू प्रसाद यादव या श्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वह भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। और तमाम राजनीतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग जो कि अभी तक खेमों में बटे हुए थे, उनमें से कुछ ही अंश सही भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। और यह बात सिर्फ आपके सर्वे के साथ साथ अगर आप देखें तो राजनीतिक समीकरण में भी दिखाई पड़ती है। सुधांशु जी, कहीं ये कंफ्यूजन का लाभ तो नहीं मिल रहा है बीजेपी को, क्योंकि पासवान कल तक जहां थे वहां से खिसक के बीजेपी के साथ आ गए, जहां तक नीतीश कुमार कल थे वो वहां से खिसक के कहीं और चले गए। आरजेडी के भीतर एक बड़ा सवाल था कि उनके सर्विस सब कुछ चेहरा जो थे लालू प्रसाद यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो कटघरे में है। क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति जातीय समीकरण को तोड़ रही है? ये भी वजह हो सकती है? नहीं, मेरा थोड़ा यहां मत भिन्न है। ये कंफ्यूजन नहीं है, स्थितियां क्रमशः स्पष्ट होती जा रही हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ राजनीतिक धरातल पर, दलों के धरातल पर भी दिख रहा। पासवान जी आए हैं, कुशवाहा जी आए हैं, तो अगर आप इस नजरिए से देखें तो एक नया सामाजिक समीकरण भी उभर रहा है जिसमें अधिकांश सामाजिक वर्गों का कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात अभी केसी त्यागी जी ने कही थी, विचारधारा के मुद्दे पर जनता दल यू ने छोड़ा, तो इसमें मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, यदि आज हम विचारधारा की भी बात कहते हैं तो विचारधारा भी यदि दिख रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। विकास दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, नेतृत्व दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि यह जातिगत समीकरण थोड़े शिथिल पड़ रहे हैं और भाजपा उसमें से उभर। त्यागी साहब, समूची विचारधारा नरेंद्र मोदी के नाम में अगर सिमट जाए तो ये क्राइसिस तो है ना पॉलिटिकल? देखिए, मैं संजय झा जी की बात का जवाब दूं या अपने पुराने मित्र त्रिवेदी जी का। त्रिवेदी जी मेरे सामने किताब रखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रीच। ऐसा हिटलर की जब इमरजेंसी हुई थी और आप और हम और आपका नेतृत्व भी आपातकाल देख चुका है, जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हो गई थी और इंदिरा इज कांग्रेस हो गई थी। आज कमोबेश वही स्थिति आपकी पार्टी की हो गई है। आपके घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट दो ऐसा करके नहीं लिखा, मोदी को वोट दो, उसकी सरकार बनाओ। तो इतिहास के अंदर कई बार तात्कालिक तौर पर कुछ लोगों को सफलता मिलती हो, लेकिन वो बहुत क्रूर हो जाता है इतिहास, और देश को, समाज को उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप सर्वे से और जो सभाओं में उमड़ती दिखाई तथाकथित भीड़ है उसको देख कर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई ना। एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो आपकी बनी हुई थी वो खत्म हो गई। दूसरा, जो हमारे मित्र मनोज झा जी कह रहे हैं, बिहार के अंदर 15 साल तक सड़क नहीं थी, बिजली के जो तार के खंभे हैं, जो तार हैं, उस पर कपड़े सूखते थे, 5 बजे थाने बंद हो जाते थे, जो 2 किलोमीटर का रास्ता है 3 घंटे में तय होता था। तो जिस जंगल राज में आप ले गए थे झा जी, आप सांप्रदायिकता की बात करें और हम नहीं मानते। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं प्रसन्न जी से, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अडवाणी जी और श्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक है, हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते, लेकिन व्यवहार में, कार्य प्रणाली में, मान्यताओं में, मर्यादाओं में फर्क होता है और जो फोकस होता है सवालों पर उसमें फर्क होता है।
तो प्रसन्न जी ये भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा नहीं, कि ये आप मुस्लिम जो आप समाज कह के रहे लोग हैं भी त्यागी जी, जिस श्री बात का नरेंद्र जिक्र मोदी को आपने वोट कह देंगे। दिया, हम यही तो कह रहे हैं, जब दर्शक सुनता है कि जी जेडीयू कह रहा है कि मोदी हिटलर है, जब आरजेडी कह रहा है कि दरअसल हिटलर वो अकेला नहीं है, सब कोई सांप्रदायिक है पूरी पार्टी। मनोज झा जी, ये कंफ्यूजन की स्थिति, क्योंकि आप लोगों के विचार के केंद्र में अक्सर अगर बीजेपी आ गई है तो बीजेपी को तो इसका लाभ मिलेगा ना, मोदी को लाभ मिलेगा ना। क्योंकि हम एक चीज, आप जवाब दें उससे पहले एक चीज और बता दें, हम लोगों ने युवाओं को लेकर भी वोट शेयरिंग जो पता लगाई, उसमें बीजेपी के पक्ष में 38% है, कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में 24% है, जेडीयू के पक्ष में 18% है। हम ये समझ लें, नया वोटर भी किधर देखे क्या समझे, वो इमरजेंसी के बाद पैदा हुआ, वो कमंडल के बाद पैदा हुआ, वो वोट क्या समझे इस स्थिति। मनोज झा जी। पुण्य प्रसून जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहूं कि अक्सर जब वोट बैंक और सांप्रदायिकता की बात होती है, और ये लगातार मैं अपने दल की ओर से कह रहा हूं कि इसको मुसलमानों तक महदूद मत करिए, क्योंकि हम सांप्रदायिकता का भी नाश करते हैं और संभवतः किसी भी समुदाय में जहां सांप्रदायिकता पनपती है वो सबसे पहले उस समुदाय को नष्ट करती है, उसके वर्ल्ड विजन को नष्ट करती है, वर्ल्ड व्यू को। तो मैं समझता हूं कि ये शुरुआत हो जाएगी अगर मोदी जी की किस्म की राजनीति पूरे पटल पे आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं त्यागी जी से इत्तेफाक रखता हूं इस बात के लिए, इतिहास में कई क्षण ऐसे आते हैं, वामर रिपब्लिक से लोगों को बड़ी शिकायतें थी, ये 10 वर्ष से ये सरकार यूपीए की रही है, शिकायतें वाजिब हैं, लेकिन उन शिकायतों के एवज में आप एक कुएं के बदले नफरत का समंदर नहीं चुन सकते। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। तीसरी चीज, युवा वर्ग जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे संभवतः आपके सर्वे को मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, ये पॉलिटिशियंस अक्सर करते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है, आपका परसेंटेज वोट शेयर, वो सब चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत कुछ और देख रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि वोटर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, बहुत सफाई से त्यागी जी कह रहे थे 71 ईस्वी में पार्लियामेंट में अटल बिहारी जी कहते हैं एक कौम का नाम लेकर के पार्लियामेंट में इंदिरा जी के एक प्रश्न के जवाब में, कि वो कौम हमेशा पत्थर उठाती है, सबसे पहले पत्थर वो फेंकती है। ये वाजपेयी जी थे। हमने आडवाणी जी की रक्त यात्राएं या रथ यात्राएं देखी हैं, हजारों जाने गई हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक व्यापक समाज है, जहां तक शायद आपका कैमरा और आपके सर्वे के लोग नहीं पहुंचते हैं, जो बहुत ही खौफजदा है। और सच कहूं तो भाजपा के अंदर के लोग मोदी जी के इस अवतरण से बहुत खौफ में हैं। हम जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी। देखिए, मनोज झा जी ने जो बात कही उसमें मैं एक तथ्य तो ये जरूर अवश्य बता देना चाहता हूं। आडवाणी जी की जो रथ यात्रा की बात कही, उसको जब 24 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया था, और 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 को मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी। पुलिस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सारे के सारे दंगे 24 अक्टूबर के बाद हुए, उससे पहले कोई दंगा नहीं हुआ था। इसलिए ये तथ्यों के आधार पर गलत तोहमत लगाई जाती है। अब मैं इस पे लिबरहान कमीशन रिपोर्ट पढ़िए। हाँ, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को यदि हम माहौल सत्य बनता था माने, दंगों का। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को सत्य माने तो उसने तो कांग्रेस के तत्कालीन सांसद जगदंबिका पाल को कार सेवक बताया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो जिंदगी में अयोध्या नहीं गए, उनको भी कार सेवक बताया था। तो इसलिए इस ढंग की एब्सर्ड रिपोर्ट, या तो कांग्रेस मान ले कि उनके सांसद भी कार सेवा में थे, या अगर वो अंश एब्सर्ड है तो बाकी जो अंश भी आपके एब्सर्ड पक्ष में ना हो वो इसलिए एब्सर्ड है। इस प्रकार की रिपोर्ट जो आपके पक्ष में ना हो वो एब्सर्ड। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आप उस रिपोर्ट को इतनी ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें इस ढंग की चीजें कैसे आई हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी जो सिमी को कहते थे कि यह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसके ऊपर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस पर प्रतिबंध लगा, वो एक अलग प्रकार की राजनीति है, जो सांप्रदायिकता के नाम पर देश की हर बुनियाद को बांटने का जो प्रयास हुआ है। मेरा विचार है आज देश की जनता उस हकीकत से रूबरू हो गई है, और वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर और सांप्रदायिकता के छलावे से परे देखने की क्षमता अब युवा शक्ति में आ गई है, और उस यथार्थ का जो परिलक्षण है वो इन चुनावों में दिखाई पड़ने वाला है। त्यागी साहब, भूल हुई विचारधारा के आधार पर राजनीतिक तौर पर अलग होना, या लगता है कि यही विचारधारा आगे चुनावी मुनाफा भी दे सकती है वोटरों के लिहाज से? ऐसा है प्रसन्न जी, जो ये समाजवादी वामपंथी विचारों के लोग हैं, एक जमाना ये था कि ये सिर्फ अपने विचारों को फैलाने के लिए चुनाव लड़ा करते थे। जयप्रकाश नारायण से लेके लोहिया से लेकर के सारे लोग, और वो ये नहीं देखते थे कि संख्या कितनी हाउस में आती है कि नहीं आती है।
श्री अपने मित्र, प्रिय मित्र श्री त्रिवेदी जी को बताऊं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्लियामेंट में 5 दिसंबर 1992 को कहते हैं कि मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर श्री कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को एफिडेविट देते हैं कि मैं कल्याण सिंह मुख्यमंत्री लीगली इलेक्टेड कहता हूं कि ढांचे को कुछ नहीं होगा, और आप विश्वासघात करके वहां पे जाकर के ढांचे को तोड़ने लगते हो। और फिर अगर बचाव में गोली चलती है, वो ढांचा नहीं बच रहा था, वो संविधान बच रहा था, वो मर्यादा बच रही थी, वो गांधी का दिया हुआ वचन बच रहा था। मनोज, हम एक मिनट इस बहस के, हमको लगता है हम लोग इलेक्शन से थोड़ा सा हटे। हमको एक चीज बताइए मनोज झा जी, आप संयोग से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हमें भी वो दौर याद आ रहा है। राजीव गांधी पार्लियामेंट के भीतर एक वक्त खड़े होकर वीपी सिंह पे आरोप लगा रहे थे कि आप इस अयोध्या को लेकर कार सेवक रवानगी हो रही है, आप रोकते क्यों नहीं हैं। और वीपी सिंह बड़ी खामोशी से चीज़ों को देख समझ रहे थे और इंटरनल मीटिंग जो किया करते थे उसमें वो स्थिति लगातार विस्फोटक हो रही थी। आज आप कहाँ पर खड़े हैं? ये राजनीति जहाँ से आकर शुरू हुई थी उससे बिल्कुल 180 डिग्री में उल्टी स्थिति में जाकर आज आप खड़े हो गए हैं मनोज झा जी। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार, वोटरों में कंफ्यूजन है या नहीं है? मनोज झा जी, मुझको जवाब देने दीजिए, एक छोटी टिप्पणी करने दीजिए। देखिए, हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं उसमें दम है। गैर कांग्रेसवाद एक बहुत बड़ा मसला था, मौजूद था उस दौर का, और हमें गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ एक माहौल पैदा करना था। आज क्या वो डर है? उस डर का रिप्लेसमेंट है फांसीवाद, और उस फांसीवाद के खिलाफ आप कोई भी लहर की बात कर लीजिए, इतिहास में वो गिने जाएंगे जो इस तथाकथित लहर या कहर के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि ये मुल्क की असमत का सवाल है। एक सवाल तो साफ है कि नहीं, हम अब यहाँ पे चर्चा हम रोक रहे हैं बिहार को लेकर, हम इसके आगे यूपी में भी चलना है। हम दर्शकों को एक चीज़ बताएं, एक चीज़ बहुत साफ है कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो पेट से जुड़े मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उस पर हावी नरेंद्र मोदी का नाम, सांप्रदायिकता का सवाल और तीखापन जो राजनीतिक तौर पर आया, जिसमें चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 2 नेताओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, ये एक संकेत है और आने वाले वक्त के लिए एक डरावना संकेत है क्या? पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बात उत्तर प्रदेश की, उससे पहले हम आपको एक बिहार की पूरी तस्वीर दिखला देते हैं कि सर्वे में जो उभर के आया है और खासतौर से बिहार में कितने फीसदी वोट किस राजनीतिक दल को मिल रहे हैं और उसे अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो क्या स्थिति बनती है। अगर वोटों के रुझान को समझें तो ये बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है, 38% वोट बीजेपी और प्लस। बीजेपी का मतलब रामविलास पासवान का साथ में जुड़ा होना, कुशवाहा का साथ में होना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखें तो कांग्रेस और आरजेडी ये 24% वोट है और जनता दल यूनाइटेड 18%। ये बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में 6% की कमी आई है, कांग्रेस प्लस में 5.5% की कमी आई है, लेकिन 17% की बढ़ोतरी मिल रही है बीजेपी प्लस को, यानी उनके साथ जो सहयोगी। और इसे अगर सीट में बदल दिया जाए, सीट में बदलने की स्थिति में जबरदस्त बीजेपी को लाभ है, तकरीबन 20 से 24 सीट, कुल 40 सीट है, इसमें 20 से 24 सीट की स्थिति है। कांग्रेस आरजेडी मिलकर भी उनको भी लाभ हो रहा है, 15 से 19 सीट, जो कि एक वक्त सिर्फ 6 सीट थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर 20 सीट तक ले गई थी, इस बार 0 भी आ सकती है और 2 सीट से आगे मामला बढ़ नहीं रहा है। ये एक स्थिति अन्य के हिस्से में एक आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा ये मसला है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर मोदी हैं तो वो प्रभाव डाल रहे हैं क्या? इसमें देखिए, ये वाकई एक जबरदस्त स्थिति है कि 42% नरेंद्र मोदी के पक्ष में बिहार में प्रधानमंत्री माना जा रहा है, जबकि राहुल गांधी 15 है और नीतीश कुमार उनसे कुछ ही नीचे है, बाकी नेताओं का जिक्र वहां पर नहीं है। हाँ, इसमें एक जहन में एक बात और आती है कि दरअसल युवाओं को लेकर और खास तौर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर क्या स्थिति बनती है। हम आपको दिखलाते हैं कि युवाओं के मद्देनजर क्यों इस बात का जिक्र हो रहा है कि इस बार अगर 11-12 करोड़ नया वोटर बना है तो देखिए 25 साल तक के वे लोग की क्या स्थिति है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है जो बीजेपी के पक्ष में जा रही है। 43% ये नया वोटर है, वोट देने निकल रहा है और लगातार परसेंटेज बढ़ने की वजह युवा वोटर भी माना जा रहा है। कांग्रेस का नेता युवा है, लेकिन बावजूद इसके -8 की स्थिति है, 18% पर है। जेडीयू -3 की स्थिति है, अन्य भी -3 की स्थिति में। ये 25 बरस तक की बात थी। ग्रामीण वोट में एक बात लगातार थी कि मनरेगा है, इस बात का जिक्र था कि फूड सिक्योरिटी बिल है, कैश की बात भी हुई थी। बावजूद इसके कांग्रेस के हाथ खाली है, माइनस में जा रहा है। बीजेपी को लाभ है, जो भी जिस रूप में मैनिफेस्टो सपने दिखा रहा है या मोदी गवर्नेंस और गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, 39% तक।
लेकिन फेलियर स्थिति नीतीश कुमार की इस सर्वे में है -8, यानी 18% अपने राज्य में ही यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति थी। और शहरी मिजाज में भी अगर देखिए तो कांग्रेस को जबरदस्त झटका है। लाभ लेकिन शहरी मिजाज में जनता दल यूनाइटेड को इसलिए माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप है कि शहरी महंगाई और तमाम चीज़ों से हैरान परेशान था। और बीजेपी के पक्ष में भी यहाँ स्थिति नहीं है जो शहरी मिजाज है। इसका मतलब है कि पासवान कान और जातीय समीकरण की स्थिति बीजेपी के पक्ष में बनी है। हीरोइक चेहरा मोदी मुद्दा बनना भी बना है और नीतीश कुमार को शहर में फायदा है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तब उसके बाद बात उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि जिन 80 सीटों को लेकर जो बिसात हर राजनीतिक दल यूपी में बिछा रहा है, वैसी बिसात दूसरे कहीं बिछ नहीं रही है।